नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। वक्त हो चला है बड़ा शहर बड़ी खबर का। लखनऊ में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश भर के 9 बड़े शहरों में रोड शो नामक कार्यक्रम करने वाले हैं। उसकी शुरुआत उन्होंने मुंबई से कर दी है। मुंबई में उन्होंने कई उत्तर भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें यूपी में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी देते हुए यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया है। यूपी में निवेश के लिए प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी तेज हो गई है। मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे के बाद अब देश में भी बड़े उद्योग घरानों और निवेशकों को यूपी आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार देश के 7 शहरों में रोड शो निकालकर यूपी की ब्रांडिंग करेगी। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। इसी क्रम में आज सीएम योगी मुंबई पहुंचे और एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को पहले और आज उत्तर प्रदेश का फर्क बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाते थे, जबरदस्ती उठाने की शिकायतें मिलती थी। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को दूर हॉस्टल में भेजते थे। जिनके पास कैपेसिटी नहीं वो क्या करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। बहनें बाजार नहीं जा पाती थी। हर जगह सुरक्षा का वातावरण था। तो मैंने आने पर 2 काम किए थे। एक कि बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और दूसरा कि इल्लीगल कोई भी कार्य नहीं होगा। सीएम योगी कल मुंबई में निवेशकों को साधने के लिए न केवल रोड शो करेंगे बल्कि उद्योगपतियों से मुलाकात करके उन्हें यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। सीएम योगी कल जिन उद्योगपतियों से मिल सकते हैं उनमें रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अशोक पी हिंदुजा, JSW ग्रुप के MD सज्जन जिंदल, अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड के CEO करण अडानी का नाम शामिल है। बता दें कि देश के 7 शहरों में 5 जनवरी से 23 जनवरी तक मंत्री समूहों का दौरा तय किया है, जिसकी शुरुआत आज मुंबई से हो गई है। मुंबई के बाद अलग अलग मंत्री समूह देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो करेंगे। रोड शो मुंबई के अलावा राजधानी दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद में किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों को इन शहरों में भेजा जाएगा जो यहां के उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। अपने दूसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बैंकर्स से मुलाकात करेंगे। साथ ही देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल और अजय पिरामल जैसे उद्योगपतियों से मुलाकात कर यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित करेंगे। साथ ही यूपी में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई फिल्म सितारे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी मुलाकात कर यूपी में फिल्म जगत को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश करने के बाद दोबारा महाराजगंज जेल भेजा जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा घेरे में उन्हें उनकी गाड़ी की तरफ लेके जाया जा रहा है। वज्रवाहन की तरफ उनको लेकर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें कोर्ट परिसर से बाहर निकाला जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है और यहाँ पर तमाम उनके समर्थक भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है और उन्हें निकालने में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो रहा है कि जगह जगह पर उनके समर्थक खड़े हुए हैं और पुलिस उनको धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रही है और इस वज्रवाहन में बैठालकर उन्हें यहाँ पर महाराजगंज जेल के लिए लेकर के जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर तीन मामलों में उनकी पेशी कराई गई कोर्ट में और इसके बाद अब उन्हें महाराजगंज जेल वापस ले जाया जा रहा है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर के MP MLA कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान पुलिस फोर्स की तैनाती भी दिखी।
इरफान सोलंकी के समर्थक भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। महाराजगंज से लेकर कानपुर एमपी एमएलए विशेष लोअर और सेशन कोर्ट में इरफान सोलंकी को पेश किया गया। पेशी के बाद जेल से निकलते वक्त इरफान सोलंकी ने शायराना अंदाज में सरकार पर हमला किया और कहा कि कलम भी इनकी, पेपर भी इनका, अदालत सबकी है, अदालत सबकी है। इरफान सोलंकी यही नहीं रुके और जाते जाते कह गए कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। पेशी के बाद इरफान सोलंकी को वापस महराजगंज ले जाया गया। भरोसा है, लड़ाई कहाँ तक जाएगी? भी इनकी है और पेपर भी इनका है जी। जो मर्जी है वो लिखते, अदालत सबकी है। ज्यादती हो रही है आपके साथ, आपके साथ। वह इरफान सोलंकी के साथ मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में न ही उन्हें गद्दा दिया जा रहा है, उन्हें सोने के लिए पन्नी दी गई है, जिसकी वजह से उनकी पीठ में दर्द हो गया है, जिसका इलाज भी नहीं कराया जा रहा है। विधायक जी ने बताया कि महाराजगंज की जेल में हमको कोई गद्दा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, हमको फर्श पे सीधा लिटाला जा रहा है। नीचे से सर्दी के कारण हमारी कमर की हड्डियों में दर्द हो गया है। रास्ते में वोवरान का या कोई भी दर्द निवारण का कोई इंजेक्शन लगाकर रास्ते भर इनको इस तरह से लाया गया है। और जिस तरीके से यूरिनल और पेशाब वो खाने की जो ज़रूरत थी उसमें 2 जगह रोक के 5-5 मिनट इस तरीके से मानवीय अधिकारों का हनन कर रही है पुलिस। आपको बता दें कि सपा विधायक के खिलाफ 8 नवंबर 2022 को एक महिला का प्लॉट कब्जा करने की कोशिश और उसमें आगजनी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद इरफान सोलंकी फरार हो गए थे और फर्जी आधार कार्ड से उन्होंने दिल्ली से मुंबई तक हवाई यात्रा की थी। फर्जी आधार कार्ड के मामले में भी केस दर्ज किया गया था। तो वहीं बांग्लादेशी नागरिक को पनाह देने का भी आरोप है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सोलंकी ने अपने भाई के साथ सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद कानपुर जेल से महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया। आप देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी धकियाते हुए विधायक को गाड़ी में दाखिल कर रहे हैं और ये देखिए इरफान सोलंकी गाड़ी में बैठ चुके हैं और इनको तत्काल यहाँ से महाराजगंज के लिए रवाना किया जाएगा। शीशे बंद हैं और आपको बता दें कि आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो मौजूद है और विधायक बिना कुछ किसी से बात किए हुए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उनको गाड़ी में बिठाल करके ले जाया जा रहा है और महाराजगंज जेल में उनको दोबारा दाखिल किया जाएगा। 3 मामले ऐसे थे जिनमें उनकी आज यहाँ पर पेशी कराई गई, अलग अलग कोर्टों में उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद महाराजगंज के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी साले शर्जील रजा और विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने प्रयागराज के जनपद न्यायालय में 2200 पन्नों की चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी है। चार्जशीट में ईडी की टीम ने माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी साले शर्जील रजा को इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं से दोषी माना है। ईडी की टीम ने जो शुरुआती जाँच पड़ताल करी है उनमें तमाम ऐसे साक्ष्य, तमाम ऐसे सबूत ईडी को मिले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की कहीं न कहीं से दोनों मदद कर रहे थे। वहीं विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अघोषित माफिया मुख्तार अंसारी की कंपनी है उसको लेकर के भी ईडी की टीम ने चार्जशीट फाइल की है। उसको भी कहीं न कहीं से इस पूरे प्रकरण में ईडी की टीम ने दोषी माना है और अब चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल हुई है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर 2200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। ईडी ने मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा और विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और इस कार्रवाई से यह तय हो गया है कि माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा लगातार कस रहा है। एक तरफ जहां माफिया मुख्तार की पेशी पर पेशी का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ मुख्तार के परिवार पर भी ईडी का हंटर रुक नहीं रहा है। ईडी ने मुख्तार के परिवार पर कार्रवाई की पेच कसने शुरू कर दिए हैं। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास और साले शर्जील रजा और विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। ये चार्जशीट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाखिल की है। जितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है उतनी बड़ी ईडी की चार्जशीट भी है। 2200 पेज की चार्जशीट ईडी ने कोर्ट में दाखिल की। आपको बता दें कि ईडी ने मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफसा अंसारी, साले आतिफ रजा समेत अन्य के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने मुख्तार से पूछताछ भी की थी।
लगभग 1 साल तक ईडी ने मामले में साक्ष्य जुटाए और अब चार्जशीट दाखिल हुई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अब्बास अंसारी और शर्जील रजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को सबूत मिले हैं। इन सभी पर विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए अवैध साम्राज्य को संचालित करने का आरोप है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें अभी कम होंगी, क्योंकि मुख्तार और उसकी पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ ईडी की जांच अभी जारी है। अब जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर ही दी है तो मुश्किलें बढ़नी तय है। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी साले शर्जील रजा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद मुकदमे की जो लीगल प्रोसीडिंग होती है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि इसी मामले में जो मेन मुख्य अभियुक्त है मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी, वो हालांकि उनके खिलाफ जो है विवेचना जो है वो फिलहाल जारी है। और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर इनके खिलाफ भी ईडी की जो टीम है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ईएमयू के एक डब्बे की छत पर आग लगने से उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन गाजियाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। यात्रियों ने आग की सूचना पाकर उनमें भी भगदड़ का माहौल पैदा हो गया और वो कोच से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर आरपीएफ कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह एफओबी पर चल रहा पेंट कार्य था। एक मजदूर के हाथ से पेंट का डब्बा छूटकर ट्रेन के कोच के ऊपर आ गिरा। गाजियाबाद में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ईएमयू ट्रेन की छत पर पेंट का डिब्बा गिरने से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों में खलबली मच गई। ट्रेन से कुछ यात्रियों ने कूदने का प्रयास भी किया, लेकिन सूचना मिलते ही स्टेशन अधीक्षक ने ट्रेन की बिजली आपूर्ति कटवाई और ट्रेन रोककर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग बुझाने के बाद गाड़ी को एक बार फिर से चेक करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना किया गया। ट्रेन में करीब 300 यात्री सवार थे। ईएमयू प्लेटफॉर्म 2 पर खड़ी थी। नए एफओबी पर पुताई का काम चल रहा है। पेंट का एक डिब्बा ईएमयू की छत पर गिरा, जिससे पेंट में आग लग गई थी। आग देखकर यात्रियों में भगदड़ी मच गई, जिसके बाद दमकल की टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना के चलते रेलवे ट्रैक 1.5 घंटे तक बाधित रहा। दिल्ली से सहारनपुर के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी और दिल्ली से गाजियाबाद के बीच संचालित ईएमयू ट्रेन रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। आरपीएफ ने इस घटना की जांच शुरू करते हुए एफओबी पर पेंट कर रहे 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पार्किंग की वजह से पेंट में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ ने आग पकड़ ली। वो तो गनीमत रही कि आरपीएफ कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए कोच में लग रही आग पर काबू पा लिया और कोई नुकसान और जनहानि नहीं होने दी। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के थाना बिस्टक क्षेत्र की एक निर्माणाधीन आवासीय सोसाइटी में मंगलवार रात तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। बता दें कि बीते 15 दिनों में दूसरी बार है जब यहां पर तेंदुआ देखा गया है। तेंदुआ देखे जाने की जानकारी मिलने के बाद से वन विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रही है। आसपास क्षेत्र और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। रात भर तलाशी करने के बाद भी अभी तक तेंदुए की लोकेशन का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद मेरठ से वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। बता दें कि मंगलवार रात से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ बिल्डिंग में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को ग्रेटर नोएडा का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक तेंदुआ जैसा दिखने वाला जानवर एक बिल्डिंग के नीचे घूम रहा है। इस वीडियो को काफी ऊंचाई से बनाया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के अचनारा लेक आजन का है। यहीं पर तेंदुए देखे जाने की जानकारी दी जा रही है। वन विभाग की टीम तलाशी अभियान चला रही है। मेरठ से भी वन विभाग की एक टीम को बुलाया गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए गौतम बुद्ध नगर और मेरठ वन विभाग की टीम नोएडा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाएगी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी उन लोगों के समर्थन में उतरी है, तो वहीं सरकार ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा। रेलवे जमीन की जद में आ रहे बनभूलपुरा के लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ बनभूलपुरा के हजारों निवासी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वो बेघर हो जाएंगे और उनके स्कूली बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस कदम से बड़ी संख्या में महिलाएं
बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होंगे। 40-45 साल कोई सहारा भी नहीं ना चले आए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कहाँ लेके जाएंगे बहन बेटू बहू को। आखिरकार आज ही क्यों ये सवाल उठ रहा है कि ये जमीन हमारी है, जबकि यहाँ पर घर बन रहे थे तभी क्यों रेलवे वाले आए नहीं और उन्हें क्यों वो सो रहे थे उस टाइम पर। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने तो पहले से ही धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 50-55 हजार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। अब मायावती और ओवैसी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा है, हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने इस मामले में मुस्लिम कार्ड खेला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, हजारों मुसलमान असम में बेघर कर दिए गए और अब हल्द्वानी में बेघर होने वाले हैं। कुल मिलाकर इस मामले में सियासी पारा हाई है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जहां विस्थापन करना होगा वहां पर विस्थापन करेंगे, जो व्यवस्थाएं वहां पर करनी होंगी वो करेंगे। मैंने मुख्य सचिव के साथ अभी 2 दिन पहले ही इसको लेकर सारी हमने बैठक की है और हमारे जो आपदा के सचिव हैं वो एक दल लेकर वहां पर जाएंगे, सर्वे करेंगे और मैं स्वयं भी वहां जाऊंगा। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गियों को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण शीर्ष अदालत में इसे लेकर याचिका दाखिल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ दाखिल इस अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश भी एक याचिका दाखिल कर चुके हैं। अब दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, लेकिन सियासी दल ऐसे संवेदनशील मामले में भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बसे लोग जहां अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब इस पूरे मामले में 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा। भले ही इसमें सियासत हो रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है उसको लेकर प्रदेश में अलग अलग राय पार्टियों की देखी जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, देहरादून। देहरादून में कार हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत को आगे के इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून से मुंबई लाया गया। मुंबई में पंत को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर दिनशा पारदीवाला की देखरेख में उनका इलाज चलेगा। मुंबई के अस्पताल में ऋषभ पंत की सर्जरी भी की जाएगी। इस दौरान बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार पंत की रिकवरी की निगरानी करेगी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि पंत के इलाज का पूरा खर्च बोर्ड उठाएगा। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को तड़के ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार हरिद्वार रुड़की रोड पर हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद से ही उनका इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा था। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का मुंबई दौरा, मुख्यमंत्री से फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार मिले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश जुटाने को लेकर मुंबई पहुंचे हैं सीएम योगी। कल उद्योगपतियों से मुलाकात भी करने वाले हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अक्षय कुमार की, जो कि सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि कल रोड शो में भी शामिल होने वाले हैं सीएम योगी, और इसी कड़ी में ये तस्वीर अक्षय कुमार की हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो मुंबई दौरे पर है सीएम योगी और इसी कड़ी में यहां अक्षय कुमार
मुलाकात करने के लिए सीएम योगी से पहुंचे। कल भी सीएम के कई कार्यक्रम मुंबई में रहने वाले हैं। कई उद्योगपतियों से मुलाकात होनी है सीएम योगी की। महाराष्ट्र राजभवन में सीएम योगी का रात्रि विश्राम। राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम योगी को भेंट की छत्रपति शिवाजी की मूर्ति, जिसकी तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र राजभवन में सीएम योगी का रात्रि विश्राम और यहीं पर रात्रि भोज भी किया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी यहां पर मौजूद रहे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम योगी को इस दौरान छत्रपति शिवाजी की मूर्ति भेंट की। तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं सीएम योगी की। राज्यपाल ये तस्वीर भेंट करते हुए सीएम योगी को। और अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।